तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है कंक्रीट कंक्रीट वाले टॉपिक को देखेंगे। इसके पहले के बहुत सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं। तो कंक्रीट वाला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिट बाय बिट इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को करने के बाद आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। इतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएंगे। तो जस्ट अ मिनट, एक बार हम माइक को कनेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो कंक्रीट वाले टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, कंक्रीट वाले को। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? तो कंक्रीट वाले टॉपिक के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, कंक्रीट होता क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि जो कंक्रीट होता है वो क्या होता है, मैन मेड होता है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले से नेचुरल बना बनाया प्रोडक्ट होता है। जैसे आपको चट्टानें मिल जाती है, नेचुरल होता है, स्टोन नेचुरल होता है। ठीक है, क्योंकि अब रॉक से स्टोन निकालते हैं, लेकिन कंक्रीट एक मैन मेड मटेरियल होता है जो बनाया जाता है। अब ये जो कंक्रीट होता है, इसका यूज कहाँ होता है? चाहे आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करें, चाहे वो डैम बना रहे हो, चाहे बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे रोड बना रहे हो, कोई सा भी कंस्ट्रक्शन वर्क बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वहाँ कंक्रीट का जरूर यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। अब कंक्रीट बनाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको? देखिए, एक तो आपको क्या चाहिए होता है, कंक्रीट बनाने के सबसे पहले हमें एक बाइंडिंग मटेरियल चाहिए होता है। कोई ना कोई बाइंडिंग मटेरियल, वो बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है आपका सीमेंट हो सकता है लाइम हो सकता है जिप्सम हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो हमें बाइंडिंग मटेरियल चाहिए होता है। दूसरा हमें एग्रीगेट चाहिए होता है। एग्रीगेट में दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं, एक हमारे होता है ग्रिट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास एग्रीगेट होता है सैंड होता है। अब इनमें से भी ना हम दोनों टाइप के एग्रीगेट यूज करते हैं। जिनकी साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा होती है उसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, फिर ग्रेट कहते हैं। और जिनकी साइज 75 माइक्रोन से कम होती है उन्हें सैंड कहते हैं। हमें वाटर चाहिए होता है, एडमिक्सचर चाहिए होता है, साथ में एयर रहती है। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है कंक्रीट बनाने के लिए? एक तो हमें बाइंडिंग मटेरियल चाहिए होता है, दूसरा एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट में दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं। अब कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट उसे कहते हैं जिनकी जो साइज होती है ना 75 माइक्रोन से ज़्यादा होती है, और जिनकी साइज 75 माइक्रोन से कम होती है उन्हें सैंड कहते हैं। वाटर चाहिए होता है, मिक्सचर चाहिए होता है। अब बाइंडिंग मटेरियल में लाइम क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, पहले के क्लास में हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप उन लेक्चर को देख लिए होंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इससे तो पता चल गई ना कि हमें क्या क्या चाहिए होता है इनको बनाने के लिए। अच्छा, कंक्रीट को किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। कंक्रीट को किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप चाहे तो स्टोन के शेप में बना लें। और हम चाहते हैं कि जो कंक्रीट को इस तरीके से बनाया जाए कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, लाइक स्टोन के बराबर आए। जैसे जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 100 न्यूटन पर mm² होती है। उसी तरीके से कंक्रीट की भी होनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा, अब एक बात बताइए कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट समझ में आ गई ना? जैसे देखिए, अगेन में हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। हम लाइम यूज कर रहे हैं तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा। एक तो हमारे पास एक बाइंडिंग मटेरियल होने चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए। ये होता है ना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट चाहिए होता है। सीमेंट चाहिए होता है, सैंड चाहिए होता है, एग्रीगेट चाहिए होता है। अब जो सैंड एंड एग्रीगेट है ना, ठीक है, जो फैंड एंड इसमें जो एग्रीगेट आपका लिखा हुआ है, ठीक है, जो एग्रीगेट आपका लिखा हुआ है, एग्रीगेट में दोनों टाइप के आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर फैंड लिखेंगे, यहाँ पर एग्रीगेट में लिख के हम ग्रिट लिख सकते हैं, ग्रिट लिख सकते हैं। प्लस एड मिक्सचर चाहिए होता है। अब पेमेंट में, अब पेमेंट यूज करेंगे पेमेंट कंक्रीट, लाइम यूज करेंगे तो लाइम कंक्रीट। ये बेसिक से पता है आपको। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कंक्रीट का? हम चाहते हैं कि कंक्रीट एक सॉलिड मास की तरह बिहेवियर करे, सॉलिड मास की तरह, जैसे स्टोन होता है। अब इस कंक्रीट के अंदर जनरली सबसे ज्यादा जो बॉडी होती है वो किसकी होती है? कोर्स एग्रीगेट की होती है। कोर्स एग्रीगेट की होती है। 70 to 80% क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट होता है। ये चीज पता है। जैसे आप मान लो कंक्रीट बना रहे हैं, जो कंक्रीट बनाएंगे उसमें जो अपना कोर्स एग्रीगेट होता है ना, जो कोर्स एग्रीगेट होता है एक फिलर की तरह काम करता है। पूरे एरिया में फिलर की तरह काम करता है। वाटर क्या करता है? वाटर हमारा सीमेंट से रिएक्शन करता है। जो सीमेंट है पानी से रिएक्शन करती है, तो केमिकल रिएक्शन होता है, पेस्ट रेडी हो जाता है। क्या बन जाता है? पेस्ट बन जाता है। अब हमारे पास पेस्ट है और हमारे पास कोर्स एग्रीगेट है, तो इन दोनों के बीच में जो वाइड्स होते हैं उनको फिलअप करने का कौन काम करता है? सैंड काम करता है। इनको फिलअप करने के लिए सैंड काम करता है। जो मोबिलिटी है कि आसानी से कैसे यूज कर पाए, किसके द्वारा आती है? सीमेंट पेस्ट के द्वारा आ जाती है।
यानी फेमेंट पेस्ट के द्वारा आ जाती है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो कंक्रीट बनाने के लिए हमें एग्रीगेट जो चाहिए होता है, जो कोर्स एग्रीगेट होता है एज अ फिलर काम करता है। फैंड एग्रीगेट जो फिलर यानी कोर्स एग्रीगेट और पेस्ट के बीच में जो फेमेंट और पानी जब रिएक्शन करते हैं जो पेस्ट बनता है उनके बीच जो वाइड्स होते हैं उनको फिलअप करने के काम में आता है। और जो फेमेंट पेस्ट होता है मोबिलिटी यानी गतिशीलता बनाता है। ठीक है, ये चीज़ तो पता है आपको। अब इसमें जो एडमिक्सर होता है, एडमिक्सर का काम क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टी में इनहेंस कर देता है। देखो जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है उसको इनहेंस कर देता है। जैसे आप कैल्शियम क्लोराइड आप यूज़ करेंगे, यदि आप कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो कंक्रीट है वो बहुत जल्दी फिट हो जाएगी। कंक्रीट हमारी क्या होती है, बहुत जल्दी फिट हो जाएगी। लेकिन वहीं यदि आप जिप्सम यूज़ करते हैं, यदि वहीं आप जिप्सम यूज़ करते हैं, है ना, तो जिप्सम क्या करता है, जो रिटार्डर काम करता है, ये जो रिटार्डर यूज़ करता है, ये क्या होता है, रिटार्डर होता है। ये आपका एफ्लेरेटर होता है। क्या होता है, एफ्लेरेटर होता है। अब जो रिटार्डर होता है, जो जिप्सम होता है, क्या काम करता है, ये आपका जो कंक्रीट जो फिट होने वाला था ना, इसकी फिटिंग होने में बहुत टाइम लगेगा, फिटिंग के टाइम को बढ़ा देता है, फिटिंग के टाइम को बढ़ा देता है, फिटिंग टाइम को बढ़ा देता है। आपने पढ़ा था क्यूक फिटिंग पेमेंट, क्यूक फिटिंग पेमेंट के अंदर जो इनिशियल फिटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट होता है। ठीक है, जो फाइनल फिटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट होता है। और इनिशियल फिटिंग टाइम कितना होता है, 5 मिनट होता है। उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर, उस केस के अंदर रिटार्ड जो रिटार्डर होता है जिप्सम होता ही नहीं है, इसलिए क्यूक फिटिंग पेमेंट को जिप्सम फ्री पेमेंट भी कहते हैं, जिप्सम फ्री पेमेंट भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया। अब जो कंक्रीट के बारे में पता चल गया कंक्रीट क्या होता है क्या नहीं होता। अब ये समझिए कि जो कंक्रीट होता है उसका क्लासिफिकेशन किसके किसके बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, क्योंकि कंक्रीट को बनाने के लिए बाइंडिंग मटेरियल तो चाहिए होता है। जब बाइंडिंग मटेरियल ही नहीं रहेगा तो पानी से रिएक्शन कौन करेगा। जो आपका एग्रीगेट होता है ना, एग्रीगेट आपका इनर्ट मटेरियल होता है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। आप सोचें कि एग्रीगेट और पानी कोई रिएक्शन करके कंक्रीट बना देगा, तो ऐसा नहीं होता, वो इनर्ट मटेरियल होता है। तो जो फेमेंट होता है ना, फेमेंट पानी से रिएक्शन करता है और पेस्ट बनता है, पेस्ट बनता है तभी तो जाके आपकी बाइंडिंग हो पाएगी ना, अदरवाइज बाइंडिंग नहीं होगी। तो बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर कंक्रीट को 3 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। यदि हम फेमेंट का यूज करेंगे एज अ बाइंडिंग मटेरियल तो फेमेंट कंक्रीट, यदि हम लाइम का यूज करेंगे एज अ बाइंडिंग मटेरियल तो लाइम कंक्रीट, यदि हम जिप्सम का यूज करेंगे तो जिप्सम कंक्रीट बोलेंगे। क्लियर है चीजें, ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे क्लासिफाई करना हो, ठीक है, यहाँ पर हाइलाइटेड नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपका बुलेट पॉइंट है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हम कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए आगे हम पढ़ेंगे कि 150 mm का क्यूब यूज करते हैं, 150 mm साइज का अपन क्यूब यूज करते हैं। और एट द रेट 28 डेज में फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, 28 डेज में कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे कंक्रीट को क्लासीफाई किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपने सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो वहाँ मोल्ड की साइज होती है, जो वहाँ मोल्ड की साइज होती है वो होती है 70.6 mm, और यहाँ कितनी होती है 150 mm, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 150 mm। मान लीजिए आप टेम्फाइल स्ट्रेंथ करते हैं, टेम्फाइल इसके लिए सीमेंट के लिए, तो आपको हमने बताया था कि वहाँ जो चाहिए होता है साइज कितनी होती है 25 mm इंटू 25 mm इंटू 25 mm। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका सीमेंट वाला और कंक्रीट वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20 MPa, 20 MPa से कम है, यानी 20 N/mm² से कम है। 28 डेज में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप निकाल रहे हैं और 20 N/mm² से कम है, उसे बोलेंगे लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। मान लीजिए 20 से 40 के बीच में है तो अपन बोलते हैं मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, और 40 से ज़्यादा है तो बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड के बेसिस पे, बेस ऑन ग्रेड, ग्रेड के बेस पे क्लासीफाई करने वाले हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे आरसीसी वगैरह या कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए आप कहीं पास लिखा है, तो मान लीजिए कहीं लिखा है M20, M20 का मतलब क्या होता है, M20 का मतलब क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ग्रेड के बेसिस पे। जो आपका M होता है ना, जो आपका M होता है ये रिफर करता है मिक्स को, क्या रिफर करता है, मिक्स, मिक्सचर है।
20 क्या होता है, ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द रेट 28 डेज। 28 डेज के बाद यदि हम उस क्यूब की, हमने क्या किया, 150 mm साइज का क्यूब बनाया और 28 डेज के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, उसके बेस पे हम कंक्रीट का ग्रेड डिफाइन करते हैं। ठीक है, ग्रेड अपडेट हुआ है, एक बार हम देख लेंगे, यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा तो जरूर हम अपडेट में बता देंगे। लेकिन अभी का जो अपडेट है, जो पहले डेटा हमारे पास अवेलेबल है एज पर IF कोड, उसके बारे में बता रहे हैं। यदि कुछ अपडेट हुआ होगा तो हम जरूर हम अपडेट डेटा कल आपको दे देंगे। ठीक है, तो एम हमारा क्या होता है, मिक्स होता है। और जो 20 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 28 डेज में। और हमारे लिए जो क्यूब यूज करते हैं इसके लिए 150 mm का करते हैं। अच्छा, ये आपका जो डिजिग्नेशन है, पहले वाले कॉलम में क्या दिया, डिजिग्नेशन दिया, उनका नाम दिया है। दूसरे कॉलम में आपका मिक्स प्रोपोर्शन है, मिक्स प्रोपोर्शन में फेमेंट का दिया हुआ है, फैंड का दिया है, और आपका कोर एग्रीगेट का दिया हुआ है। ठीक है, फेमेंट, फैंड और कोर एग्रीगेट का। तीसरे कॉलम में आपको उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, और उसके बेस पे हम किस ग्रुप में डालेंगे वो आपका फोर्थ कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, जो M5 होता है और M7.5 होता है, M5 और M7.5 होता है, ये आपका लीन कंक्रीट में आता है। किस में आता है, लीन कंक्रीट में आता है। अब M5 का मतलब क्या है कि 28 दिन के बाद इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ रही है 5 न्यूटन पर mm² आ रही है, 5 न्यूटन पर mm²। M7.5 का मतलब क्या है, सवाल भी डायरेक्ट सब इंजीनियर या फिर छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं आता रहता है। ठीक है, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं वहाँ आता रहता है, जैसे जनरल इंजीनियरिंग का पेपर कहीं पूछ रहा है या फिर कोई JEE लेवल का एग्जाम है तो वहाँ सवाल आते रहते हैं। अब देखो M7.5 का मतलब क्या हुआ, M7.5 का मतलब ये हुआ कि जो 28 डेज के बाद इसकी स्ट्रेंथ आ रही है 7.5 न्यूटन पर mm² आ रही है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यानी जो डिजिग्नेशन होगा वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। जो M10 से लेकर के M20 तक, M10 से लेकर के M20 तक इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट। M25 से लेकर के M65 तक, M55 तक, M25 से लेकर के M55 तक आपका होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। और इसके बाद जो M60 M80 होता है वो आपका होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। याद रहेगा, M5 से M7.5 तक आपका लीन कंक्रीट होता है, M10 से लेकर के M20 तक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, 25 से 55 स्टैंडर्ड होता है, और 55 से ज़्यादा जब होता है उसे बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब M5 का क्या होता है, ये जो प्रपोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। M5 का जो प्रपोर्शन होता है 1:5:10 होता है, 1:5:10। 1:5:10 का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट आपका फेमेंट होगा, 5 पार्ट आपका, ठीक है, 5 पार्ट आपका फैंड होगा, 10 पार्ट आपका कोर एग्रीगेट होगा, यानी ग्रिट होगा। क्लियर है चीजें, एक पार्ट आपका फेमेंट होगा, 5 पार्ट आपका फैंड होगा, और 10 पार्ट आपका कोर एग्रीगेट होगा। M7.5 का रेशियो क्या होता है, 1:4:8 होता है। तो डायरेक्टली याद कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। M10 का होता है 1:3:6, M15 का 1:2:4, M20 का 1:1:3 और M25 का 1:1:2। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली सवाल पूछेगा M25 ग्रेड का रेशियो क्या होता है, तो 1:1:2, M20 का 1:1:3, M15 का 1:2:4, M10 का 1:3:6, M7.5 का 1:4:8, M5 का 1:5:10। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। ये आपका नॉमिनल मिक्स में आता है, यहाँ तक का जो डेटा आता है नॉमिनल मिक्स में आता है, नॉमिनल मिक्स। ठीक है, और जैसे अपन कंक्रीट बनाते हैं ना तो अपन डायरेक्टली देख लेते हैं, भैया हमें M20 ग्रेड कंक्रीट बनानी है। मान लीजिए M20 ग्रेड कहाँ यूज करते हैं आगे हम देखेंगे, तो मान लीजिए M20 ग्रेड कंक्रीट कहीं पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, तो क्या करेंगे, अपन बोलेंगे भैया एक काम करो 1:3:3 का बना लो, 1:3:3 का बना लो। लेकिन जब इसके बाद अपन M30 वगैरह का वाटर टैंक वगैरह में यूज होता है, उस केस में प्रॉपर उसकी बहुत सारी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, है ना, डिजाइन मिक्स रेडी करना पड़ता है। नॉमिनल मिक्स होता है जो कि आर्बिट्री टाइप का होता है, डिजाइन मिक्स में बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम देखेंगे। आई होप आपको ग्रेड के बेस पे कंक्रीट को 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, लीन, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ। लीन में M5 M7.5 आएगा, ऑर्डिनरी में M10 से M20 तक आ जाता है। ठीक है, 25 से 55 स्टैंडर्ड में, 55 से ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया।
आगे हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो आपको बेस्ड ऑन डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी के आधार पर पहला हमारा होता है कि यदि मान लीजिए डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, बहुत हल्की कंक्रीट है। ठीक है। और यदि 500 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है तो फिर बोलते हैं लाइट वेट कंक्रीट। 1800 से 2500 किलोग्राम है तो बोलते हैं मीडियम वेट कंक्रीट। 2500 से ज़्यादा डेंसिटी है तो सुपर हैवी वेट कंक्रीट बोलते हैं। याद रहेगा। 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से यदि कम डेंसिटी है तो बोलते हैं एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। 500 से 1800 के बीच में है तो लाइट वेट कंक्रीट। 1800 से 2500 के बीच में है तो मीडियम वेट कंक्रीट। 2500 से ज़्यादा है तो सुपर हैवी वेट कंक्रीट। ये आपको पता होना चाहिए, सवाल कई बार पूछ लेता है, इसलिए सारे डेटा आपको बता रहा हूँ। ये बेस्ड ऑन डेंसिटी हम कंक्रीट को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं गाइज, आगे हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन कास्टिंग। कास्टिंग के आधार पर कंक्रीट को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कास्टिंग के आधार पर ऐसा होता है कि यदि कंक्रीट, जैसे मान लीजिए हमें कहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यदि हम साइट में जा करके कंक्रीट बनाते हैं तो बोलते हैं कास्ट इन साइट, यानी जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहीं बना रहे हैं तो कास्ट इन साइट। लेकिन ऐसा होता है कि हमने क्या किया, कोई फैक्ट्री के अंदर कुछ कंक्रीट के मेंबर बना लीजिए। जैसे आपने देखे बहुत सारे ऐसे मेंबर होते हैं जो पहले से बना लिए जाते हैं, प्री कास्ट होते हैं, फिर बाद में यूज होते हैं, उसे बोलते हैं प्री कास्ट कंक्रीट। यानी किसी फैक्ट्री के अंदर आपने कुछ प्री फैब्रिकेटेड मेंबर बना लिए हैं और उसको बाद में स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, वो होता है प्री कास्ट कंक्रीट, जो पहले से बना लिए जाते हैं। साइड में जाके करते हैं तो कास्ट इन साइड बोलते हैं। अगले टाइप का, ये तो आपको क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है। तो हमने कितने टाइप से क्लासिफाई किया? पहला हमने किया था बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे, दूसरा हमने किया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पे, तीसरा हमने किया था ग्रेड के बेस पे, चौथा हमने किया डेंसिटी के बेस पे, फिफ्थ हमने किया कि उसको वो कंक्रीट बना कहाँ रहे हैं, कास्टिंग के बेस पे। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कंक्रीट के बारे में। आपको ये भी पता चल गया गाइस कि जो कंक्रीट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए। अब हमारे पास सारे मटेरियल अवेलेबल है, तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगी मैन्युफैक्चरिंग करने की। इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, कुछ ऑर्डर्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये ऑर्डर भी पूछे जाते हैं। पहले हमें क्या करना, मटेरियल बैचिंग। मटेरियल बैचिंग का मतलब क्या होता है, पेमेंट कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए, एग्रीगेट कितना चाहिए, इनकी प्रॉपर क्वांटिटी को फिक्स करना। मिक्सिंग का मतलब होता है इनको प्रॉपर मिक्स करना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये होता है जहाँ अपन ले जा, जहाँ यूज करना है वहाँ तक कैसे ले जाएंगे। ठीक है। फिर उसको प्लेस कैसे करेंगे, है ना, जहाँ यूज करना है। फिर कॉम्पैक्शन, उसमें एयर वाइड कैसे रिमूव करेंगे, फिर क्यूरिंग कैसे करेंगे। तो पहले बैचिंग होता है, मिक्सिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लेसिंग होता है, कॉम्पैक्शन होता है, क्यूरिंग होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये कुछ आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑर्डर होता है। अब इन ऑर्डर के बारे में एक एक करके जानना इंपॉर्टेंट कि बैचिंग में क्या होता है, किसमें क्या होता है। जो बैचिंग ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो हमें कंक्रीट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए उनकी क्वांटिटी को प्रॉपर मिक्स करना, ताकि एक होमोजीनियस मास बन सके। ठीक है। होमोजीनियस मास बन सके। ठीक है। अब उनकी क्वांटिटी कैसे आप डिफाइन करेंगे। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मान लीजिए क्वांटिटी किसी की ज़्यादा हो गई, किसी की कम हो गई, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्वालिटी भी। और इसमें दूसरी बात, क्वांटिटी को कंट्रोल, एक सवाल भी आया था आप एग्जाम में, किसी एग्जाम में आया था कि जो बैचिंग होता है ना, कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए उसको भी अपन कंट्रोल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैचिंग। बैचिंग से अपन कंट्रोल कर पाते हैं। क्लियर है चीज़ें। अब हमें बैचिंग के बारे में पता चल गया। बैचिंग का मतलब क्या होता है कि कौन मटेरियल कितना चाहिए होता है ना, उनका मेजरमेंट करना। ठीक है। उनका मेजरमेंट करना, मेजरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल टू मेक कंक्रीट मिक्स, वो आपका बैचिंग होता है। अब हमें मटेरियल चाहिए तो हमें दो टाइप से, एक तो वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं, दूसरा वेट बैचिंग। यानी जो मटेरियल चाहिए कि भैया हमें एग्रीगेट चाहिए 1, 1.5, 3 का आपको रेशियो बनाना है। ठीक है। मान लो एक टप आपको चाहिए क्या, पेमेंट, फैंड, फिर एग्रीगेट चाहिए। तो अब इसका क्या क्या उनका वजन लेंगे
क्या इनका वॉल्यूम मेजर करेंगे। जो मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं ना, क्या उनका वेट मेजर करेंगे, उनका वॉल्यूम लेंगे। तो दो होते हैं, एक वॉल्यूम मैचिंग होता है, दूसरा वेट मैचिंग होता है। अब जो वेट मैचिंग होता है जनरली आज के टाइम पे ये प्रीफर किया जाता है, इसमें कोई एरर आने की संभावना नहीं होती। ठीक है, तो वेट समझ में आ रहा है ना, उनका वेट का मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, वेट का मेजरमेंट कर लेते हैं और इससे प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म प्रपोर्शन मिल जाता है, कोई इशू नहीं आता वेट मैचिंग के अंदर। लेकिन जो वॉल्यूम मैचिंग होता है इसमें प्रॉब्लम होती है। जो वॉल्यूम बैचिंग होता है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फैंड है, समझ देखिए वॉल्यूम बैचिंग के अंदर क्या करेंगे, हर एक मटेरियल का अपन वॉल्यूम मेजर करते हैं। इसके लिए एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसे गेज बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेज बॉक्स बोला जाता है। एक बॉक्स होता है जिसे गेज बॉक्स बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे, सबका वॉल्यूम मेजर करेंगे। लेकिन जो फैंड होता है ना, अब इस फैंड के अंदर क्या होता है, कुछ गेम हो जाता है। उस गेम की वजह से जो बल्किंग ऑफ फैंड अप्लाई करना पड़ता है, यानी करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। क्या गेम हो जाता है कि जो फैंड के पार्टिकल होते हैं, यदि उनके बीच मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है तो क्या करते हैं, फिल्म क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, फिल्म क्रिएट कर लेते हैं। ये पार्टिकल के बीच में क्या करते हैं, फिल्म क्रिएट कर लेते हैं। पार्टिकल के बीच में पानी की फिल्म बन जाती है, फिल्म बन जाती है और एक दूसरे के ऊपर प्रेफर लगाएंगे। तो अब एक बात बताए, जो पानी की फिल्म बन जाए, फिल्म धीरे धीरे बढ़ेगी तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देगा, प्रेफर लगाएगा। अब जब इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे हमारे पास ये फैन थी, जैसे हमारे पास फैन है, फैन का वॉल्यूम केवल इतना ही है, इतना ही है। लेकिन इसके में मॉइस्चर की वजह से क्या हुआ कि इन पार्टिकल के बीच में फिल्म बन गई, अराउंड द फैन एक फिल्म क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से वो फिल्म बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो एक्चुअल वॉल्यूम इसका ये था फैन का, लेकिन बढ़े हुए फैन मॉइस्चर की वजह से वॉल्यूम थोड़ा बढ़ के आता है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ के आता है। इसे बोलते हैं बल्किंग ऑफ फैंड। क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ फैंड। तो बल्किंग ऑफ फैंड का करेक्शन भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, बल्किंग ऑफ फैंड का करेक्शन भी अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है चीजें। अच्छा, बल्किंग ऑफ फैंड क्या होता है, हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन लिख दी है। हमने क्या लिखा है डिफिनीशन, समझ लेते हैं कि इन मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से जो वॉल्यूम होता है फैंड का वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जो हमारे पास वाटर होते हैं ना, अ फिल्म ऑफ वाटर इज क्रिएटेड अराउंड द फैंड पार्टिकल। जो फैंड पार्टिकल होते हैं उसके चारों तरफ पानी की एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, पानी की एक फिल्म बन जाती है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, इसका करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, बल्किंग ऑफ फैंड, ये आपको एक सवाल पूछा हुआ है एफएफपी जेई 2017 के अंदर पूछा हुआ था। ठीक है, कि जो बल्किंग ऑफ फैंड होता है वो कितने परसेंट मॉइस्चर पे होता है। देखिए मान लीजिए मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो फिल्म होती है ना, वो फिल्म को ब्रेक कर देता है। फिल्म को ब्रेक कर देगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम आएगा। तो कितने परसेंट मॉइस्चर पर आपको डेंस मतलब बल्किंग ज़्यादा मिलता है, बल्किंग ऑफ फैंड 4.6% मॉइस्चर कंटेंट पर जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। यानी बल्किंग ऑफ फैंड जो मैक्सिमम होता है 4.6% मॉइस्चर पर होता है। क्लियर है चीज़ें। अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 5%। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ये समझने की कोशिश करिए, कहीं किसी को डाउट हो बता सकते हैं। अब मान लीजिए जो मॉइस्चर है 5 से 8%, यदि मॉइस्चर कंटेंट 5 to 8% है, मॉइस्चर कंटेंट 5 to 8% है, तो जो फैंड का वॉल्यूम बढ़ता है वो 20 से 40% बढ़ जाता है, 20 से 40% बढ़ जाता है। क्लियर चीज़ें। यदि यदि मॉइस्चर कंटेंट फैंड के अंदर 5 to 8% है तो फैंड का वॉल्यूम 20 to 40% बढ़ जाता है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब सवाल आपसे हमारा है, सवाल ये है कि आप किसको प्रिफर करेंगे, आप किसको प्रेफर करेंगे। मोस्टली जो बैचिंग के लिए जो मेथड होता है वो वेट मेथड अपन प्रेफर करते हैं, वॉल्यूम मेथड प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें एरर आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है बल्किंग ऑफ फैंड की वजह से। अब आपने हमारे पास आपने मटेरियल ले लिया, फैंड कितना चाहिए, फेमेंट कितना चाहिए, एग्रीगेट कितना चाहिए, है ना, कोर्स एग्रीगेट कितना चाहिए, सब कुछ आपने ले लिया। अब आपको इनकी मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग कैसे करेंगे। मिक्सिंग के दो तरीके होते हैं, एक हैंड मिक्सिंग होता है, दूसरा मशीन मिक्सिंग होता है। ठीक है, हैंड मिक्सिंग होता है, दूसरा मशीन मिक्सिंग होता है। हम मिक्सिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि एक होमोजीनियस मास मिल सके और हर एक मटेरियल का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो हर एक जगह पे। ठीक है, हर एक जगह पे। तो दो तरीके होते हैं, हैंड मिक्सिंग होता है, दूसरा मशीन मिक्सिंग। तो IS 456-2000 क्या कहता है कि जो मिक्सिंग टाइम है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके केस में, मशीन मिक्सिंग के केस में। मशीन मिक्सिंग के केस में
2 मिनट से ज़्यादा मिक्सिंग टाइम नहीं होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है। Concrete mixer rotate at a minimum rate of 15 RPM. The mixing time required to produce one batch. कुल मिला के बात यह है कि हमने क्या किया, मेजरमेंट लिया, एक बैच, दो बैच, तीन बैच बोलते हैं ना, जितनी बार अपन कंक्रीट बनाते हैं, तो एक बैच कंक्रीट बनाने के लिए 15 RPM जो हमारे पास कंक्रीट मिक्सर होता है उसको रोटेट करना पड़ता है। 2 मिनट में हो जाता है, प्रॉपर कंक्रीट की मिक्सिंग हो जाती है। बिल्कुल वेट बैचिंग करते हैं, वेट बैचिंग करते हैं। 20 रिवोल्यूशन है ना, 15 RPM यानी 20 रिवोल्यूशन। जनरली अपन मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 20 रिवोल्यूशन देते हैं। ठीक है, सफिशिएंट मिक्सिंग हो जाती है, सफिशिएंट मिक्सिंग हो जाती है। अब मान लीजिए 2 मिनट से ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन होगा, बहुत सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा, तो फिर बोलते हैं अनइकोनॉमिकल मिक्स, बोलते हैं अनइकोनॉमिकल मिक्स। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फुड नॉट भी देखो, अब हैंड मिक्सिंग करेंगे तो उस केस के अंदर 3 मिनट अधिकतम जा सकता है, 3 मिनट अधिकतम जा सकता है हैंड मिक्सिंग के केस में। क्लियर है चीज़ें। अब मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, हैंड मिक्सिंग करते हैं, मैनुअली करते हैं। तो जब मैनुअली मिक्सिंग करते हैं तो सेमेंट पेस्ट हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो 10% सेमेंट पेस्ट ज़्यादा चाहिए होता है यदि अपन मैनुअली मिक्सिंग करते हैं। आ रही बात समझ में। 10% सेमेंट पेस्ट ज़्यादा चाहिए होता है यदि अपन मैनुअली मिक्सिंग करते हैं तो। अब हम बात करें कितने टाइप की मिक्सिंग होती है, कितने टाइप की मिक्सिंग होती है। एक होता है हैंड मिक्सिंग, दूसरा मशीन मिक्सिंग। अब मशीन मिक्सिंग के अंदर जो बैचिंग प्लांट होते हैं ना, वो बैचिंग प्लांट में जो अलग अलग टाइप के मिक्सर यूज करते हैं। ड्रम मिक्सर हो सकता है, पान मिक्सर हो सकता है। अब वो ड्रम मिक्सर में भी कुछ टिल्टिंग होते हैं, कुछ नॉन टिल्टिंग होते हैं, कुछ रिवर्सिंग मिक्सर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के मिक्सर अपन यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के अपन मिक्सर यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम आप जानेंगे। तो जो टिल्टिंग मिक्सर होता है ना, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क है, लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कंक्रीट बनाना होगा, तो अपन टिल्टिंग मिक्सर का यूज़ करते हैं। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो आगे हैं अभी। जो नॉन टिल्टिंग मिक्सर होता है, स्मॉल वर्क के लिए करते हैं। मान लीजिए जो अपनी एग्रीगेट की साइज 75 mm से ज़्यादा है, 75 mm से ज़्यादा है, उस केस में नॉन टिल्टिंग मिक्सर का यूज नहीं करते, छोटे मोटे काम के लिए होता है। पहले से हमें प्री कॉस्ट कंक्रीट बनाना है, यानी पहले से हमें कंक्रीट के मेंबर प्री कॉस्ट कर लेना फैक्ट्री के अंदर, तो जो 5 टाइप के मिक्सर होते हैं उनका यूज करते हैं। फिर से रिमाइंड कर लीजिए एक बार, 5 टाइप के मिक्सर उनके लिए होता है जो पहले से ही स्ट्रक्चर मेंबर बना लिए जाते हैं। नॉन टिल्टिंग टाइप होता है स्मॉल वर्क के लिए, और एग्रीगेट 75 mm से ज़्यादा होगा तो उसके लिए यूज नहीं करते। टिल्टिंग मिक्सर होता है आपका लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होता है। क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करने वाले हैं कि हमारा कंक्रीट मिक्स रेडी हो चुका है, कंक्रीट मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम कहीं ना कहीं ले जाने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पास आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पास आपने कंक्रीट बनाया, तो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना, तो किसके थ्रू जाएगा, तो आजकल होता है बेल्ट कन्वेयर आता है, बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर का जनरली यूज किया जाता है। अब यहाँ पास, और इसके अलावा अपना कंक्रीट पंप आपने देखा होगा कई साइड में, गूगल में इमेज देखिए, कंक्रीट पंप यूज करते हैं। मान लो टनल बन रही है, कोई ब्रिज बन रही है, अपन इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, पंपिंग मेथड सबसे बेटर होता है, पंपिंग मेथड सबसे बेटर होता है। पंपिंग मेथड के अंदर देखा जाता है जो कंपैक्शन होता है कंक्रीट का, वो 0.90 से लेकर के 0.92। अब ऐसा तो है नहीं ना कंक्रीट को डायरेक्टली बनाया आपने यूज कर लिया, पहले कंक्रीट की टेस्टिंग भी तो करते हैं हम। बेसिक बेसिक आपको प्रोसेस बता रहे हैं, आगे हम टेस्टिंग में बताएंगे कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं। तो आप देखेंगे फ्लम टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी के लिए, तो फ्लम टेस्ट में अपना बहुत तरीके होते हैं। फ्लम टेस्ट होता है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, बीबी टेस्ट होता है। तो इसके अंदर जो आपका कंपैक्शन फैक्टर होता है पंपिंग मेथड के अंदर, तो 0.90 से 0.92 के बीच में होना चाहिए। डायमीटर जो होता है पंपिंग मेथड के अंदर जो पाइप होती है उसका होता है 100 से 200 mm। ठीक है, पंपिंग मेथड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अपन कर सकते हैं कंक्रीट को, 400 मीटर हॉरिजॉन्टल और 80 मीटर वर्टिकल। 400 मीटर हॉरिजॉन्टल और 80 मीटर वर्टिकल, ये आपका 80 मीटर रहेगा और ये आपका 400 मीटर रहेगा। आ रही बात समझ में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसे कुछ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेल्ट कन्वेयर का यूज कर सकते हैं, पंपिंग मेथड यूज कर सकते हैं। पंपिंग मेथड यूज करेंगे तो जो कंपैक्शन फैक्टर है 0.90 से 0.92 के बीच में होना चाहिए। पाइप का जो डायमीटर होता है 100 से 200 mm के बीच में होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ पाइप 400 मीटर एंड वर्टिकल 80 मीटर, यानी इतने दूरी तक अपन ट्रांसपोर्टेशन इजिली कर सकते हैं पंपिंग मेथड से।
अब कंक्रीट जिस पर्टिकुलर लोकेशन में हमें यूज करना है कंक्रीट आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे। मान लो छत डल रहा, स्लैब कास्टिंग हो रही है, या फिर बीम की कास्टिंग हो रही है, या फिर कॉलम की कास्टिंग हो रही है, तो अपन जो कंक्रीट अपन यूज करेंगे, जो अपन कंक्रीट यूज करेंगे उसकी प्लेसिंग होगी, तो कंक्रीट की जो मैक्सिमम हाइट है ना 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज पर IAS 456। IAS 456 के अकॉर्डिंग जो 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से कंक्रीट की जब गिराते हैं, मान लो ये आपका 1.5 मीटर है तो ठीक है, 1.5 मीटर से मान लो ज़्यादा 3 मीटर है, तो उसमें क्या होगा, सेग्रीगेशन होता है, पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम होती है आपका फेमेंट। अब क्या होगा, एग्रीगेट अलग हो गया, ठीक है, फेमेंट पेस्ट कहीं और भागेगा, तो मतलब सेग्रीगेशन होता है, पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। तो सेग्रीगेशन ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो कंक्रीट को प्लेस करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में 1.5 मीटर हाइट से करते हैं मैक्सिमम। फिर अपन क्या करेंगे, कंक्रीट की प्लेसिंग कर दिए, फिर कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन का मतलब ये होता है कि जो अंदर वाइड्स होती है उनको रिमूव कर देना और ड्राई डेंसिटी को मैक्सिमम अचीव कर पाना। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करना हमारा कंपैक्शन करने का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की इंक्रीज हो जाती है, और जो रेनफोर्समेंट के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो भी बढ़ जाती है, रिइंफोर्समेंट के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो भी बढ़ जाती है। तो कंपैक्शन का मतलब सिंपल सा होता है कि जो वाइड्स होते हैं उनको रिमूव करना और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव करना, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अचीव करना, ठीक है। तो कंपैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त होती है किसके द्वारा होती है, एयर वाइड्स को रिमूव करने के बाद। अब मान लो 5 से 10% एयर वाइड्स है, तो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को 30 से 60% क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, ठीक है। 5 से 10% एयर वाइड्स है, तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है ना 30 से 60% डाउन कर देते हैं, ठीक है। 1% एयर वाइड्स है तो 5% स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। तो हम नहीं चाहते कि स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस, हम चाहते हैं कंक्रीट को हमेशा सॉलिड मॉस लाइक स्टोन ऑब्टेन करे, तो इसके लिए कंपैक्शन तो करना पड़ेगा। अब इसके लिए निडल वाइब्रेटर भी होता है, प्लेट वाइब्रेटर भी होता है, सरफेस वाइब्रेटर, ये कुछ वाइब्रेटर होते हैं जिनको यूज करके अपन क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। आई थिंक समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें आपको, ठीक है। कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जब कंक्रीट के में कैसे तराई करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। अब जो पानी ऐड करते हैं, ठीक है, कंक्रीट के अंदर, तो जो पानी 3 फॉर्म के अंदर रहता है। पहला एक कंबाइंड वाटर रहता है। कंबाइंड वाटर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के केमिकल रिएक्शन के लिए जो वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड कंबाइंड वाटर, जो कि सीमेंट के साथ बॉन्ड होता है केमिकली, ठीक है। दूसरा होता है जेल वाटर। जेल वाटर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं वो जेल वाटर होता है। जो कैपिलरी पोर्स के अंदर पानी फंसा होता है उसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर, क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोला जाता है, ठीक है। और जो फेमेंट पोर्स के अंदर, जो कैपिलरी पोर्स के अंदर जो पानी फंसा हुआ होता है, ठीक है, उस पानी को ही बचाना हमारा उद्देश्य होता है, उस पानी को ही बचाना हमारा उद्देश्य होता है। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कैपिलरी वाटर। तो पोर्स के अंदर जो पानी है उनको बचाना है। क्यों बचाना है, कि आपको पता है कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसको हाइड्रेशन में 7 डेज का टाइम लगता है। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है इसको मिनिमम आपको लगता है 28 डेज। अब ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अब पानी ही नहीं रहेगा तो प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनको स्ट्रेंथ प्रॉपर आने में इतना टाइम लगता है, इतने दिन पानी को रोक के रखना पड़ेगा, इसके लिए अपने को क्यूरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए क्यूरिंग करनी पड़ती है। समझ में आ रही बात, इसमें आपने, चलिए ज़्यादा हो जाएगा अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब कैसे क्यूरिंग करेंगे, तो मिनिमम जो क्यूरिंग पीरियड होता है 4, 5, 6, 2000 के अकॉर्डिंग 7 दिन से कम तो नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम क्यूरिंग पीरियड है, क्यूरिंग पीरियड है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि 7 डेज आप कंक्रीट की क्यूरिंग कर लीजिए, ठीक है। और आप क्या करते हैं, 7 डेज केवल क्यूरिंग कर लीजिए, और आपके पास कोई कंक्रीट जिसकी क्यूरिंग नहीं किया, खुला एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, तो उसकी तुलना में 50% ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्यूरिंग वाले कंक्रीट की। इसलिए क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि ऐसा कोई कंक्रीट जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, पड़ा हुआ है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसकी तुलना में 50% ज़्यादा उसकी होती है, जिसमें 7 डेज अपन क्यूरिंग कर लेते हैं।
मान लीजिए आपने कोई कंक्रीट है जो ऐसे एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है और किसी के आपने 28 डेज क्यूरिंग कर ली, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी 100 गुना ज़्यादा होती है, 100% ज़्यादा होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अलग तरह के मेथड होते हैं क्यूरिंग करने के। शेडिंग कंक्रीट वर्क होता है, कवरिंग कंक्रीट सरफेस या गनी बैग्स, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर होता है, पॉन्डिंग मेथड होता है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है, स्टीम क्यूरिंग होता है। इनके बारे में बहुत सारा पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने ये जाना कि भाई जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट क्या होती है। तो कंक्रीट के बारे में हमें पता चला कि हमें कंक्रीट के लिए तो बाइंडिंग मटेरियल चाहिए होता है, दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, एग्रीगेट चाहिए होता है, तीसरा हमें वाटर चाहिए होता है, और हमारे पास एडमिक्सचर चाहिए होते हैं। क्योंकि 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट यूज कर सकते हैं, जिप्सम यूज कर सकते हैं, लाइम यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट में हमारे पास सैंड भी यूज करना होता है, कोर्स एग्रीगेट भी करना होता है, प्लस फाइन एग्रीगेट भी करना पड़ता है। ठीक है, ये भी पता चल गया हमको। अब वाटर यूज करेंगे, एडमिक्सचर यूज करेंगे। फिर हमने कहा कंक्रीट को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे कौन सा बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि स्ट्रेंथ के बेस पे कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बेस पे। तीसरा हमने देखा कि बल्क डेंसिटी के बेस पे कर सकते हैं, बल्क डेंसिटी के बेस पे कर सकते हैं। बाइंडिंग के बेस पे कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बेस पे कर सकते हैं, बल्क डेंसिटी के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेस पे कर सकते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेस पे कर सकते हैं, है ना, कितने ग्रेड का कंक्रीट है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है ना, साइट के बेस पे कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप से आपने कंक्रीट को क्लासीफाई किया। फिर हमने ये देखा, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में पहला बैचिंग होता है। बैचिंग में क्या होता है कि कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चाहिए होता है, उसके बारे में जानते हैं। बैचिंग के बाद अपन मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में आपने देखा 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। मिक्सिंग के बाद अपन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसमें आपने देखा कि अपन पाइपिंग मेथड वगैरह ज़्यादा, पंपिंग मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है। फिर इसके बाद हमने देखा प्लेसिंग कैसे करते हैं, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। प्लेसिंग के बाद आप क्या करते हैं, प्रॉपर उसकी क्यूरिंग करते हैं। तो क्यूरिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में अपन जानेंगे। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड 7 डेज से कम नहीं होना चाहिए, 7 डेज से कम नहीं होना चाहिए, एज पर IS 456/2000। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमने अभी क्लास के अंदर डिस्कस कर ली। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।